तो यारो, घटना चक्र विज्ञान की सीरीज़ का आपका ये थर्ड लेक्चर है। इस वीडियो में हम यांत्रिकी मैकेनिक्स से पूछे गए सभी प्रश्न डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला प्रश्न है आपका, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। ऑप्शन है कम काम करने में, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, या उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। तो साधारण यंत्र द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा कम बल प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग ऑप्शन है बढ़ेगी, घटेगी, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या वह बढ़ेगी या घटेगी, यह वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगी। तराजू की रीडिंग आपकी बढ़ेगी क्योंकि व्यक्ति के गहरी सांस लेने या इनहेल करने में तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, क्योंकि 1 लीटर, जैसे कि अगर हम बात करें कि 1 लीटर वायु 1.225 ग्राम वजनी होती है, तो व्यक्ति द्वारा 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर व्यक्ति का वजन बढ़ जाएगा, तराजू की रीडिंग आपकी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि वेक्टर नहीं है, सदिश नहीं है। तो आपकी राशियां दो प्रकार की होती हैं। मैं बात करूं अगर अदिश राशियां और सदिश राशियां, जिन्हें हम वेक्टर कहते हैं। तो वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं साथ ही साथ परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। वहीं जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं या स्केलर कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी राशि वेक्टर नहीं है। ऑप्शन है विस्थापन, वेग, बल या आयतन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयतन। आयतन सदिश राशि नहीं है, आयतन एक स्केलर या अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। ऑप्शन हैं समय, चाल, विस्थापन या दूरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन है गति, वेग, बल आघूर्ण, विस्थापन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गति, जो कि आपकी अदिश राशि है, क्योंकि गति को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। बाकी अन्य सभी वेग, बल आघूर्ण, विस्थापन सभी सदिश राशियां या वेक्टर क्वांटिटी हैं। इनको व्यक्त करने के लिए परिमाण साथ ही साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। ऑप्शन हैं बल, दाब, वेग, त्वरण या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दाब। दाब आपका सही आंसर है, यह आपकी अदिश राशि है। बाकी अन्य सभी राशियां जो कि बल, वेग, त्वरण, ये जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ये सभी के सभी सदिश राशियां यानी कि वेक्टर क्वांटिटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी है। ऑप्शन हैं संवेग, दाब, ऊर्जा या कार्य। इस प्रश्न का सही आंसर है संवेग, मोमेंटम। मोमेंटम को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ऑप्शन है वेग, त्वरण, द्रव्यमान या बल। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संवेग या मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। संवेग बराबर आपका होता है द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग को हम p से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को हम m से डिनोट करते हैं और वेग यानी कि वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। p = mv आपका फॉर्मूला होता है। और पूछा गया है कि संवेग और वेग का अनुपात p/v, संवेग बटे वेग बराबर आपका द्रव्यमान आ जाएगा, जिसे m से डिनोट करते हैं। m = p/v। और पूछा क्या गया है यहाँ पे, कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। तो भौतिक राशि जो है वो द्रव्यमान प्राप्त की जाती है,
की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल गुणनफल है। ऑप्शन है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, या फिर भार और त्वरण का। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको बल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बल का फॉर्मूला क्या होता है? बल, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं, बराबर द्रव्यमान एम गुणे त्वरण, त्वरण जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। एफ इज इक्वल टू हमें, ये आपका फॉर्मूला होता है। और पूछा गया है बल गुणनफल है, तो बल गुणनफल है मास यानी कि द्रव्यमान और ए एक्सेलरेशन एम इंटू ए। तो इसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में क्या होगी? घन के किनारे की लंबाई यानी कि यहाँ पर साइड पूछी गई है और यहाँ पर आपको घन का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर दिया गया है। सबसे पहले आपको घन के आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। घन का आयतन आपका होता है भुजा का क्यूब। तो अगर हम भुजा को ए लिखें तो घन का आयतन ए क्यूब, और वहीं पृष्ठ क्षेत्रफल की बात की जाए तो पृष्ठ क्षेत्रफल किसी घन का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। और यहाँ पर हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, जहाँ भी क्वेश्चन में दिया गया है को निरूपित करने वाली संख्याएं समान है, तो उसके अकॉर्डिंग ए क्यूब इज इक्वल टू 6 ए स्क्वायर। यहाँ पर आपको ए की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी 6। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा, 6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऑप्शन है ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऊर्जा का सृजन हो सकता है, या ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के मूल सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, या पवन ऊर्जा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी, बोथ आर करेक्ट। भूतापीय ऊर्जा की बात की जाए तो भूतापीय ऊर्जा सूर्य द्वारा उत्पादित नहीं होती है, बल्कि यह पृथ्वी के भीतर भाग में होने वाली नाभिकीय अभिक्रियाओं से उत्पन्न होती है। वहीं अगर नाभिकीय ऊर्जा की बात की जाए तो नाभिकीय ऊर्जा ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो एटॉमिक न्यूक्लियस द्वारा रिलीज होता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हवाओं की ऊर्जा होती है। ऑप्शन है केवल स्थितिज, केवल गतिज, वैद्युत, या स्थितिज और गतिज दोनों। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल गतिज, क्योंकि बहती हुई हवा में केवल गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ऑप्शन हैं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, या विकिरण ऊर्जा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा, क्योंकि बहती वायु से या विंड पावर से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। इसके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर आपको सूची फर्स्ट को सूची 2 से उचित मिलान करना है। ऊर्जा का रूपांतरण किस युक्ति या किस प्रक्रम द्वारा किया जा रहा है, इस प्रश्न का सही आंसर देना है। तो ए ऑप्शन की बात की जाए ऊष्मा से वैद्युत, तो दिए गए सूची 2 में आपका इसका सही मिलान होगा ऊष्मा से वैद्युत, सौर सेल। वहीं अगर वैद्युत से ध्वनि की बात की जाए तो इसका आंसर होगा, ध्वनि की बात की जा रही है यहाँ पर, तो बी का उचित मिलान है लाउड स्पीकर। द्रव्यमान से ऊष्मा की बात की जाए
द्रव्यमान से ऊष्मा नाभिकीय रिएक्टर, और रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश। तो इसका सही मिलान है ईंधन दहन। इसके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? ऑप्शंस हैं गैलीलियो, न्यूटन, केपलर, टॉलमी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो। गैलीलियो ने ही सबसे पहले एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है? ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, जड़ता का नियम, संवेग के संरक्षण का नियम या ऊर्ध्वाधर गति। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़ता का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है ऑप्शन है स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण या द्रव्यमान का संरक्षण। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्थिरता का जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है गतिमान स्थित, विश्राम की स्थित, मानसिक स्थित या आंकड़ों का अध्ययन। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्राम की स्थित। स्थित विज्ञान स्टैटिक्स यांत्रिकी की वह शाखा है जो विश्राम की स्थिति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण, असर्शन एंड रीजन। कथन दिया गया है एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण दिया गया है यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता। तो इस प्रश्न का सही आंसर है यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन जो रीज़न है, जो कारण है, वो असर्शन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि घर्षणहीन पृष्ठ की बात की जाए तो घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई भी व्यक्ति गति नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी प्रकार की गति के लिए घर्षण आवश्यक है। वहीं अगर बात की जाए पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ की, जो कि कथन में कहा गया है, तो घर्षण रहित सतह पर कोई व्यक्ति सीटी बजाकर अपने को गति में ला सकता है, क्योंकि वो सीटी बजाने के लिए व्यक्ति एक दिशा में हवा छोड़ेगा जिसके परिणाम स्वरूप विपरीत दिशा में वह गति करने लगेगा। इसका कारण संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उल्लेख है, जो कि ये पूरी तरीके से सही है। तो यहाँ पर दोनों सही हैं, लेकिन रीजन आपका सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि ऑप्शन है बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है, या जब हम अपने पैर से धक्का मार देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, या ऑप्शन नंबर डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। इसी वजह से सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथन पर तथा उसके निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन है भरी हुई कार्ट को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो इसके ऑप्शन हैं, निष्कर्ष हैं किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, या अभ्यास से निपुणता आती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल से अपेक्षाकृत अधिक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल देने के बाद घर्षण कम होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसने दिया था? ऑप्शन है न्यूटन ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, बोहर ने या हेंडल ने। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है
जो कि इस प्रकार है कि प्रत्येक क्रिया की सदैव समान या विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? आपके ऑप्शंस हैं सौर प्रणाली, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का आंतरिक भाग, कोलोराडो और खाड़ी धारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। तो इस प्रश्न में आपको संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमें अगर P इज इक्वल टू एम वी पता है, संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर कहें कि m1 जो कि मनुष्य का द्रव्यमान है और इसकी वेलोसिटी है, यहाँ पर इसकी चाल यहाँ पर दी है 5 मीटर प्रति सेकंड यानी कि m1 इंटू 5, ये बराबर होगा जितनी रफ्तार से, जितनी गति से नाव आगे की ओर खिसकी है। तो नाव का द्रव्यमान m2 है यहाँ पर और चाल है 0.5 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर आपको बताना है कि नाव का द्रव्यमान जो कि हमने यहाँ पर m2 लिया है वो मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। तो यहाँ पर हमें m2 बाय m1 की वैल्यू निकालनी है। m2 बाय m1 यहाँ पर आ जाएगा 5 बाई 0.5, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो हटाएंगे तो यहाँ पर 0 एक बढ़ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 10। तो m2 बाय m1 की वैल्यू 10 आ गई है और ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि 10 गुना लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए और वे क्रमशः x, y और z दूरी पर रुके तो आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, जो कि दूरियां दी गई हैं। क्योंकि यदि किन्हीं वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है, यहाँ पर आपको वस्तुएं दूसरी दूसरी दी गई हैं, ट्रक, कार और मोटरसाइकिल है, लेकिन यहाँ पर बात की जाए जब वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है और उन पर समान अवरोधक बल लगाया जाएगा तो वो समान दूरी पर ही रुकेंगी, इसलिए x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड ये आपस में बराबर होंगे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है। गतिज ऊर्जाओं का अनुपात दिया गया है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। यानी कि यहाँ पर m1 इज इक्वल टू m2 मेंशन किया है, द्रव्यमान समान है, इसको हम m ले लेते हैं। अब वहीं गतिज ऊर्जाओं की बात की जाए तो अगर पहली वस्तु की बात की जाए तो अगर हम उसे k1 से डिनोट करते हैं तो k1 दैट इज काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। यहाँ पर द्रव्यमान सेम है तो हम v1 स्क्वायर, यहाँ पर हमें v1 और v2 का अनुपात निकालना है। नेक्स्ट बात की जाए दूसरी वस्तु की गतिज ऊर्जा की तो हाफ इंटू m इंटू वी टी स्क्वायर। यहाँ पर आपको गतिज ऊर्जाओं का अनुपात दिया गया है जो कि 4:9 है, यानी कि k1:k2 यहाँ पर 4:9 दिया गया है। k1 अपॉन k2 हम यहाँ पर इसको फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो k1 बाई k2 आपका क्या आएगा, यहाँ पर v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर, जो कि यहाँ पर द्रव्यमान की वैल्यू सेम है जो कैंसिल हो जाएगा। k1 बाई k2 की वैल्यू यहाँ पर 4/9 मेंशन की है इन्होंने, तो यहाँ पर अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। v1 बाई v2 आपका आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2, 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3, 2/3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है। आपके ऑप्शंस हैं पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है, पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है, सॉरी ऑप्शन ए है वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी में प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। तो बॉल बेयरिंग के प्रयोग से ये पहिए और धुरी के बीच का संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो
अग्र पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? आपके ऑप्शंस है, यह आर रिएक्शन से अधिक होगा, यह रिएक्शन से कम होगा, यह रिएक्शन के बराबर होगा, या फिर यह सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह रिएक्शन जो कि प्रतिक्रिया से कम होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुख्य पृष्ठ में क्या परिवर्तन आएगा? ऑप्शन है, क्षैतिज बना रहेगा, क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी, या क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, या ऑप्शन नंबर डी, परवलयी वक्र का आकार लेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर गहराई अधिक होगी। ये आपका कॉमन सेंस या लॉजिकल क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि समतल सड़क पर समान त्वरण से गति करने के कारण टैंकर में जो उपस्थित तेल होगा उसका मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर गहराई अधिक होगी और अगले सिरे पर गहराई कम होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्न कथनों पर विचार करिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, कथन दिए हैं, बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, या बाहर की तरफ फिसलेगा, या अंदर की तरफ फिसलेगा। तो इन दिए कथनों में आपका कथन नंबर 1 बाहरी पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। तो कथन नंबर 1 और कथन नंबर 3 सही है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि ऑप्शन है, बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास में हिट नहीं किया, वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, या ऑप्शन नंबर डी, गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है अतः गेंद विरामावस्था में आने के लिए प्रयासरत है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, क्योंकि समतल जमीन एवं गेंद के मध्य उपस्थित फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो गेंद की गति की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, इसलिए इसी वजह से गेंद कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात रुक जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर आपको v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एक फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हमें एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण ज्ञात करना है तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू टी आ जाएगा। ए दैट इज एक्सेलरेशन या त्वरण, तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ये आपका ऑप्शन नंबर ए में मेंशन है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, ऑप्शन है अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम परासरण या विसरण। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है, ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, ससंजक बल, अपकेंद्रीय बल या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अपकेंद्रीय बल। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण अपकेंद्रीय बल, इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आपके घटना चक्र के यांत्रिकी मैकेनिक्स में पूछे गए सभी क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।